हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3। पिछले दो वीडियोस में अगर आपने नहीं देखे हो वीडियोस तो वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। और अगर नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे जाके एक बार देख लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पे। ओके, तो इट हैपन्स when the antigen antibody complex deposits in the blood vessel walls, okay, causing inflammation and tissue damage। अब मैंने पिछली बार क्लास में बताया था कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, वो होती है टिश्यू स्पेसिफिक, एंड ये टाइप 3 सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, वो होगी सिस्टम स्पेसिफिक। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इट इज़ मीडिएटेड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीबॉडी ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। तो सबको पता ही है कि बी सेल्स दो में डिवाइड होती है, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, एंड दिस प्लाज्मा सेल्स फर्दर गेट डिफरेंशिएटेड इनटू इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दैट इज GAMDE। ओके, एंड दे आर फुल्ली मैच्योर्ड एंड डिफरेंशिएटेड बी सेल्स। मैंने बोल ही दिया अभी। इनिशियली दिस सेल्स मेक IgM विच कैन बी सिक्रीटेड और बाउंड टू प्लाज्मा सेल सरफेस वेर इट एक्ट्स एज अ बी सेल रिसेप्टर। ठीक है, व्हेन अ बी सेल अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू सरफेस IgMs, मतलब लिंक होता है IgMs के साथ, इट टेक्स अप टू द एंटीजन एंड प्रेजेंट्स अ पीस ऑफ इट टू द T हेल्पर सेल्स वाया T सेल रिसेप्टर टू द MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। अब MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल सब जगह प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटिंग द पीस ऑफ एंटीजन अलॉन्ग विद द कॉन्स्ट्यूमुलेटरी मॉलिक्यूल CD4। अब बी सेल क्या करेगा कि वो टी हेल्पर सेल को भी एक सैंपल दे देगा एंटीजन का कि आप लीजिए एंड टेस्ट कर लीजिए इसको कि ये सेल्फ है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो हम साथ में मिलकर रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी चेक, एंड वो MHC के साथ बाइंड करता है, और अगर अच्छे से बाइंड हो गया और फिर कोई रिएक्शन नहीं आया तो दैट्स द सेल्फ पार्टिकल, या फिर नहीं हुआ तो फिर इन्फ्लामेशन, देन it is treated as a foreign particle and further inflammation and hypersensitivity reactions takes place as explained before। ठीक है, the B cells CD40 also binds to the T cell CD40 ligand, okay, and the T cells releases the cytokines, results in B cells activation and the class switching or isotype switching where it changes the types of antibody it makes। अब इसमें क्या होगा कि जो CD40 है ऑल्सो बाइंड टू टी सेल लीगेंड के साथ, टी सेल के लीगेंड के साथ बी सेल भी बाइंड कर जाएगा, एंड फिर टी सेल क्या करेगा, साइटोकाइंस को रिलीज़ कर देगा, एंड दिस रिलीज इन द साइटोकाइंस, जैसे कि वी लर्न इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कि वहाँ पे इंटरलूकिन 4 जो इंड्यूस कर रहा था स्विचिंग ऑफ क्लास में। मैंने उधर पे एक्सप्लेन किया है कि स्विचिंग ऑफ क्लास बेसिकली होता क्या है। ओके, तो स्विचिंग क्लास इधर पे भी वही होगा कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी को हम प्रोडक्शन को रुकाएंगे एंड दैट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर एंटीबॉडीज़। तो टाइप 1 में क्या हो रहा था, IgM को स्टॉप करके। ठीक है, और इधर पे क्या होगा कि हम देखेंगे कि IgG बनेगी IgM को स्टॉप करके। इन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन typically B cells switch from making IgM to making IgG antibodies। Okay, all antibodies are specific, that is they recognize specific molecule antigens, the second part of immune complexes। Okay, all the antibodies are specific, that they recognize specific molecules, that is antigen, the second part of immune complexes। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो स्पेसिफिक ही होते हैं। ओके, एंटीजन्स कैन फ्लोट अराउंड इन ब्लड बाय देमसेल्व्स एंड आर सोल्यूबल बट सम bound to the cell surfaces। Okay, immune cell complexes are formed when antibody bind to soluble antigens। मतलब जो soluble antigens के साथ बाइंड होता है तब जाके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीबॉडी कैन ऑल्सो टारगेट एंटीजन सेल ऑन द सेल सरफेस बट these are not considered as immune complexes। अब इसमें क्या होगा कि जहाँ पे बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे अगर जाके बाइंड हो गया तो डेट विल लीड टू द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो फिर दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। मतलब अगर सॉल्यूबल के साथ बाइंड करेगा ना तब जाके वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी शो करेगा। ठीक है, तो अब बेसिकली नेक्स्ट पेज पे ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ताकि हम बोल सकते हैं कि जो डिफ्रेंशिएट करेगा। तो आगे कुछ पॉइंट्स कवर होंगे डिटेल में, तो आई जस्ट मेड अ समरी जैसे कि आपको पहले समझ में आ सके। ओके,
सो दैट इज़ लाइक टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी पहले देख लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है, कि मैंने दोनों को साथ में ही कंपेयर करूंगा। ओके, एंटीबॉडी बाइंडिंग टू द एंटीजेंस ऑन द सेल सरफेस, मैंने अभी अभी बोला कि वो ही होता है। और इसमें क्या होगा कि सॉल्यूबल प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेगा, वो इन्वॉल्व्स इम्यून कॉम्प्लेक्सेस विद द सॉल्यूबल एंटीजेंस, और ये सेल बाउंड सरफेस एंटीजेंस के साथ बाइंड करता है। ओके, फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड रिलेटिवली इन स्मॉल अमाउंट्स, बट टाइप 3 में क्या होता है कि वो लार्जली यूटिलाइज हो जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर रैपिडली कंज्यूम इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। एंड मेनली वो कौन से होते हैं, C3 एंड C4। मैंने ये बताया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोटीन्स विच फाइट अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, दैट इज फ्रॉम C1 टू C9। ओके, वो होती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब क्लिनिकल सिम्टम्स करस्पॉन्ड टू द टिश्यू वेयर द एंटीबॉडीज अटैच टू डिस्ट्रॉय सेल। अब टाइप 2 में क्या होगा कि जहाँ पे अटैच हो गया वहाँ पे ही डिस्ट्रॉय सेल कर देंगे। एंड क्लिनिकल सिम्टम टाइप 3 में कैसे होता है कि करस्पॉन्ड टू द टिश्यू वेयर द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर डिपॉजिटेड, नॉट वेयर द इम्यून कॉम्प्लेक्स आर मेड। अब मतलब जहाँ पे डिपॉजिट हो गए वहाँ पे डिस्ट्रॉय करेंगे, जहाँ पे बने वहाँ पे कुछ नहीं होगा। और टाइप 2 में ऐसा होता है कि जहाँ बने वहाँ ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो टाइप 3 सेंसिटिविटी का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, that is one of our autoimmune disorder, that is systematic lupus erythematosus, that is also known as SLE or simply lupus। उसमें क्या होता है कि in this the IgG antibody are typically specific for DNA and nucleoproteins, both which are a part of own cell, making them self reactive। ओके, कि DNA and nucleoprotein both are which part of own cells, वो अपने ही सेल के पार्ट होता है, मेकिंग देम सेल्फ रिएक्टिव। ओके, तो नॉर्मली अवर बॉडी शुड ओनली रिएक्ट टू द थिंग्स दैट आर फॉरेन एंड नॉट सेल्फ, दिस इज़ मेंटेन्ड बाय द टॉलरेंस। मैंने पहले भी टाइप 2 में भी आपको समझाया था कि टॉलरेंस होता क्या है, वेर ओनली द बी एंड टी सेल्स आर अलाउड टू मैच्योर, वेल द सेल्फ रिएक्टिव बी एंड टी सेल्स आरंट अलाउड, मतलब वो नहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, दिस प्रोसेस इजेंट परफेक्ट समटाइम्स, सो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स एस्केप। टाइप 2 जैसे ही सिमिलर ही प्रोसेस है। दिस कैन माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स against antigens or self antigens. With SLE, a DNA autoantigen may get released from a damaged cell where a circulating self B cell might find a bit and bind to it. SLE में क्या होगा कि अ DNA ऑटो एंटीजन में गेट रिलीज फ्रॉम द डैमेज सेल, मतलब जो सेल्फ रिएक्टिव सेल उधर से निकल जाएगा एंड सर्कुलेटिंग बी सेल जाके बाइंड हो जाएगा। देन अ टी हेल्पर सेल दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिक फॉर द सेम DNA ऑटोजेनेसिस क्लोज बाय, it will help to activate the B cell and enable it to differentiate into an IgG secreting machine specific to the DNA autoantigen। मतलब फिर T सेल भी आके वही ऑटो एंटीजन को बाइंड रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ देयर मे बी अ लॉट ऑफ दिस DNA autoantigen around since the DNA is in most human cells। Okay, this allows a lot of IgG DNA autoantigen complexes to form। Okay, so now there so now this were an infection, this would be lot of antibodies surrounding a large single microbe, mark it for destruction by macrophages and other phagocytes। okay, ये पेज ज़रा देख लीजिएगा आप, बिकॉज मैं पढ़ते पढ़ते मैं क्या ही फिर हो गया, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बट इन केस SLE, the antibody are trying to bind a small soluble antigen and there may be a lot of antigen relative to the number of antibodies। इधर पे वो कहना चाह रहा है कि antibodies are trying to bind a small soluble antigen and there may be a lot antigen, because पहले ही हमने देखा कि एंटीबॉडी इतनी सारी बन चुकी है बिकॉज ऑफ द ऑटो एंटीजन एक्टिवेशन बाय बी सेल एंड टी सेल। तो अब ऑब्वियसली है कि एंटीजन रिलेटिव the number of antibodies ज़्यादा होगी। ओके, the small antigen antibody complex are less immunogenic, meaning they are less attractive to the macrophages and they don't be removed from the bloodstream as quickly। अब वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक नहीं होंगे तो मैक्रोफेजेस आएंगे नहीं और फैगोसाइटोसिस होगा नहीं। ओके, सो एज अ रिजल्ट द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस float around the blood longer and typically make their way to the basement layer of the various cells। okay, at this point we have got some immune complexes ionically
अटैच टू द डिपॉजिटेड इन लार्जर स्ट्रक्चर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब धीरे 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 डिपोजिशन होता चला जाएगा तो फिर इट विल लीड टू द लार्जर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। वंस डिपॉजिटेड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब जाके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। इन दिस केस C1 binds to the antigen antibody complex setting of a chain reaction and activates C2 to C9 complexes. Okay, when complement protein becomes activated by cleavage और या फिर breakdown होने से, then it's often cleaved or chopped by an enzyme. ठीक है, results in little fragments. मैंने अभी बोला activation कैसे होता है। तो fragments of C3A, C4A and C5A are anaphylotoxins and increase the vascular permeability। जैसे कि एनाफाइलेटिक शॉक में हमने देखा था कि vascularity permeability increase हो जाती है, तो fluids leak out more easily, that will lead to the edema or swelling up। Complement proteins are rapidly consumed in large amounts, which means the complement levels in the blood can be used to track disease progression over time. Okay, complement levels in the blood is used to track disease progression over time। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो होंगे वो रहेंगे ही ब्लड में, बिकॉज पता ही है कि मैक्रोफेज आके खाने नहीं वाले, तो ज़्यादा देर तक ब्लड में रहेंगे तो डिपॉजिट रहेंगे। तो हम अगर टेस्ट करेंगे तो देन वी कैन come to know about this complements and thus we can diagnose the disease। ठीक है, C3A, C4A and C5A do not act as chemokines, meaning they recruit other cells like neutrophils to the sites। ठीक है, वो खुद एक्ट नहीं करेंगे बट दूसरे सेल को रिक्रूट कर देंगे। वंस दे जॉइन न्यूट्रोफिल्स दे ट्राई टू फैगोसाइट द इम्यून कॉम्प्लेक्स जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में पहले से ही है, बट दे यूजुअली कांट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे डीग्रेन्युलेट एंड डंप अ बंच ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम एंड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो अब वही करेंगे। देन दे कॉज द इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू नेक्रोसिस विच अल्टीमेटली कॉजेज वास्कुलाइटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। So with the inflammation come further cellular destruction and more auto antigen releases, repeating the cycle again। ठीक है, तो ऑटो एंटीजन बना तो फिर से कहाँ से चालू हो जाएगा कि इधर पे कि स्मॉल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ऑफ लेस इम्यूनोजेनिक ब्लड स्ट्रीम, सॉरी इधर से चालू हो जाएगा कि डीएनए ऑटो एंटीजन में गेट रिलीज फ्रॉम द बी सेल। तो वहाँ पे जाके तो ये पूरी पूरी साइकिल फिर से रिपीट होगी। ठीक है, देन that will lead to more and more vasculitis, so it may sometimes cause fatal death। Okay, so commonly takes in place areas like kidney causing glomerulonephritis because vasculitis मैंने बोला कि बार बार ये साइकिल रिपीट होता चला जाएगा, तो दैट विल लीड टू द मोर एंड मोर इन्फ्लेमेशन। तो और मैंने बोला भी था कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इज़ द सिस्टमिक हाइपर सेंसिटिविटी। तो सिस्टमिक हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब द किडनी से तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा एंड जॉइंट्स में तो आर्थराइटिस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है सीरम सिकनेस का। अब सीरम सिकनेस का मतलब क्या होता है? टिपिकली हैपेंस व्हेन अ पेशेंट रिसीव्स फॉरेन सीरम एंड एलिसिट्स एन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट दोज फॉरेन एंटीजेंस। अब बाहर से कोई सीरम डाला आपने, ओके, तो बॉडी उसके ऊपर एंटीबॉडीज़ बना देगी। तो क्लासिक एग्जांपल है कि स्नेक बाइट। अब स्नेक बाइट में क्या होगा कि पहले तो बिटन बाई स्नेक एंड देन गेट दैट सीरम विद एंटीवेनम एंटीबॉडीज। इन रिस्पॉन्स द बॉडी वुड मेक सम एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीवेनम एंटीबॉडीज। ठीक है, पहले से ही प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हमने डाल दी। ओके, तो बॉडी उस पे ऊपर भी एंटीबॉडीज बना देगी बिकॉज कंसिडरिंग इट इज़ अ फॉरेन एंटीजन। नाउ इफ द पर्सन गेट्स बिटन बाय अ स्नेक अगेन समटाइम्स लेटर एंड द सीरम विद एंटीवेनम उसने पहले से ही ले लिया है, अगेन those antibodies that were made first time around will bind up and make immune complexes with the antivenom antibodies which are treated like antigen। तो मैंने वही बोला कि एंटीवेनम एंटीबॉडीज जो हमने प्रीफॉर्म डाली थी द बॉडी विल उसको देखेगा एज अ एंटीजन एंड दैट विल मेक अ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। दिस इम्यून कॉम्प्लेक्सेस देन विल कॉज वेस्कुलाइटिस एंड टिश्यू नेक्रोसिस। ठीक है, सो फिर हम लोगों को पता चल जाएगा कि स्नेक के साथ खेलना मजाक नहीं होता। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो सिंपली तो एक बार बस एक थरो रिवीजन दे देते कि क्या होता है कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज़ अ सिस्टमिक रिएक्शन। सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होता है, इधर टिश्यू नहीं क्या कुछ काम नहीं है। और मेनली क्यों होता है? सो सिंपली इट इज़ बिकॉज ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जहाँ पे बन नहीं रहा, जहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है वहाँ पे। ये एक टेबल याद रखना, द अपर पार्ट जो टेबल मैंने दिया है कि
टाइप 2 और टाइप 3 के डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं कि क्यों कैसे होता है, कि उसमें सरफेस एंटीजन पे होता है, इसमें सॉल्युबल एंटीजन से होता है। एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स, उधर पे लार्ज अमाउंट में कंज्यूम हो जाते हैं, मेनली C3 एंड C4। क्लिनिकल सिम्टम्स कहाँ दिखाई देते हैं टाइप 2 में, जहाँ पे बनते हैं, ओके। एंड टाइप 3 में कहाँ, जहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड कोई क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। सो थैंक यू।